हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर अब जो रिमेनिंग टाइम है, क्या वो रिमेनिंग टाइम हमारे लिए सफिशिएंट है नीट की प्रिपरेशन करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी टाइम अपने पास में रिमेनिंग है वो टाइम अगर आप प्रोडक्टिव वे में अगर यूज करोगे तो मोर देन इनफ है, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक स्टूडेंट था जिसके दिसंबर तक या फिर नवंबर एंड तक की मैं बात करूं तो नवंबर एंड तक उसके मार्क्स थे 580 के आसपास में। और नवंबर के अंदर इस तरह से उसने डिसीजन लिया और ऐसा कुछ क्लिक किया उसके दिमाग में कि मुझे बस कैसे भी करके एम्स तक पहुंचना है। डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन से उसने डिसाइड किया, नवंबर के बाद में दिसंबर से जो वर्क करना उसने स्टार्ट किया, लिटरली नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत जम के उसने मेहनत की। 680 के आसपास में उसके मार्क्स आए। एम्स भोपाल के अंदर वो डियर स्टूडेंट जो वो पढ़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि नीट का सिलेबस अगर प्लानिंग से पढ़ा जाए, अगर आपने पूरे 2 साल के अंदर 11th और 12th का पूरे सिलेबस को अगर आपने फिल्टर आउट कर रखा है और वीक टॉपिक की अगर लिस्ट अगर बना रखी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप आराम से अपने सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। अगर आप अभी एक्टिव होते हो नवंबर फर्स्ट वीक से ही, आज से ही आप अगर एक्टिव होते हो और प्लानिंग करके अगर कुछ काम करते हो, तो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स के पास में थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, लेकिन 12th के बच्चों के पास में थोड़ा सा टाइम कम रहेगा। उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बीच में बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बिजी हो जाएंगे। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हमें वर्क करना है, बता देता हूं आप लोगों को कि टोटल अपने पास में जो चैप्टर्स हैं वो 79 चैप्टर्स है। डियर स्टूडेंट्स, कितने चैप्टर्स हैं? 79 चैप्टर्स हैं आफ्टर डिलीटेड। और 79 चैप्टर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, प्लस प्रैक्टिकल वाला पार्ट ऐड हो गया है, एक चैप्टर जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है ना, उन सबको मिला के जो चैप्टर है उसको अगर हम डिवाइड करें, अपने पास में इफेक्टिवली 5 महीने हैं और 150 डेज के अंदर हम पूरे टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली 150 डेज है और 5 महीने हैं। हार्डली एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑन पेपर इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एक चैप्टर को कैसे भी करके हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करें। अब 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना इन द सेंस उसकी थ्योरी भी, उसके क्वेश्चंस भी, तब जाके आप मार्च एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आपने मार्च एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो लास्ट में जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, उन्होंने अप्रैल मंथ के अंदर विगरस टेस्ट सीरीज दी है। उन्होंने डेली बेसिस पे एक एक पेपर दिया है। बहुत सारे बच्चे 2-2 पेपर भी एक दिन के अंदर देते हैं। तो ये दिमाग में फिट रखना कि मार्च एंड, मैं कहूंगा मार्च मिड तक ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ऐसी प्लानिंग करो। और इसी तरह से मैंने प्लानिंग बताई है कि अपने पास में 5 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का महीना मैंने पूरा कंसीडर कर दिया। 5 महीने अपने पास में है, इफेक्टिवली 150 डेज है। और उस 150 डेज के अंदर भी कुछ दिन ऐसे बनेंगे, फेस्टिवल का दौर है, कुछ दिन ऐसे बनेंगे जिसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। उस 150 डेज को अगर हम डिवाइड करें पर चैप्टर वाइज, तो एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है। इस बात को ध्यान में रखना। और 2 दिन, एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना है, एक दिन उसकी थ्योरी और एक दिन उसकी प्रैक्टिस। तो जितने भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रखे हैं, उन सभी चैप्टर्स को अभी लिस्टिंग करके आपने अपने एंड पे अगर एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उस चैप्टर का, और अगर उसका एक बार पेपर भी अगर आपने दे दिया है, तो इसका मतलब उस चैप्टर को फिर से 2 दिन के अंदर डिवाइड करो। एक दिन उसकी थ्योरी, एक दिन उसकी प्रैक्टिस। इस तरह से करके मार्च तक हमें सभी चैप्टर्स को क्या करना है, फिनिश करना है। अप्रैल मंथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज देनी है। उस टाइम पर किसी चैप्टर का कोई रिवीजन नहीं होगा। अप्रैल मंथ, मार्च एंड मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन मार्च के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मार्च मंथ के अंदर पेपर में होने वाली मिस्टेक पे वर्क किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी मिस्टेक्स आप पेपर में करने वाले हो, उस पेपर की एनालिसिस जिस दिन आप पेपर दोगे उसकी शाम को आप एनालिसिस करोगे, और उस एनालिसिस पे ही आपको वर्क करना है। उस टाइम पर ऐसा नहीं बोल सकते हो और ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरे चैप्टर पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मार्च एंड
के अंदर कैसे भी करके आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अप्रैल मंथ को बिल्कुल बफर साइड में रखना, और वो बफर साइड रहेगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज की जो भी मिस्टेक्स होगी उस पर वर्क करेंगे। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है डियर स्टूडेंट्स। आपको वर्क करना पड़ेगा, ऑन पेपर काम करना पड़ेगा, स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे, तब जाके आप कंपटीशन के अंदर आ पाओगे, तब जाके आप 600 के आसपास में मार्क्स लाओगे। और मेनली हमें फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा वर्क करिए अभी के लिए, और बायो को थोड़ा सा टाइम कम दीजिए। कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर, टाइम देना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको शिफ्ट करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। कोशिश करिए कि जनवरी एंड तक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैक्सिमम टाइम दे। जैसे ही अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ड्रॉपर बैच के बच्चों की बात कर रहा हूं, बायो का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा, जनवरी के अंदर या दिसंबर एंड के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम आप बायो को शिफ्ट कर दोगे, लेकिन तब तक के लिए मैक्सिमम टाइम आपको देना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी और आती है। ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करें, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर पाओगे जब उसको ज्यादा पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को, मटेरियल को सॉल्व करोगे, तब जाके उसकी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, तब जाके उसका सॉल्यूशन मिलेगा। हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है सो दैट हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, और वो प्रॉब्लम आपकी लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के सब्जेक्ट को टच ही नहीं करते, केमिस्ट्री का फिजिकल वाला पार्ट है उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि फोबिया है कैलकुलेशन से, उससे डरते हैं, दूर रहते हैं। और जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला है। तो कैसे भी करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मेन फोकस आप लोगों को करना है, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को अपनी आईज के सामने रखना है। अगर आप अपने टारगेट को अपनी आईज के सामने नहीं रखोगे, विजिबिलिटी अगर नहीं है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तो नहीं कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे भी करके आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अपने विजन को आईज के सामने रखना है। आपने जो डिसीजन लिया था, जिस डिसीजन के साथ में आपने रिपीट किया है, या 12th के स्टूडेंट्स ने जो डिसाइड किया था 10th के बाद में कि हम नीट क्वालिफाई करेंगे, कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, वो विजन आपके सामने होना चाहिए। वही आपका एनर्जी का सोर्स है, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी, हर दिन उसी पे आप लोग वर्क करोगे। तो दैट विजन को अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए। आपका जो भी टारगेट है, आपको एम्स में जाना है, आपको बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज के अंदर जाने का आपने ठान रखा है, डिसीजन ले रखा है, उसको एक टेबल पे, अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेज पे लिख के चिपका दीजिए। वो देखिए, और उसको देखने के बाद में दिन का प्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट करिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम अपने काम को और प्रोडक्टिव कर सकते, कैसे हम 150 मार्क्स की ग्रोथ ला सकते हैं, क्या मेथड्स रहेंगे, क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि हमें लेक्चर नोट्स पे फोकस करना चाहिए, लेक्चर नोट्स पे काम करना चाहिए। जितना भी कंटेंट हमारे क्लास नोट्स बुक के अंदर है उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेक्चर नोट्स को क्लियर रखो। एनसीईआरटी को रीड करना कभी मत भूलना। जैसे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री का जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक का पोर्शन हटा दिया है, मैक्सिमम चैप्टर्स जो वो रिमूव कर दिए हैं, 50 क्वेश्चंस तो रहेंगे, वेटेज बढ़ जाएगा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चंस बड़े टफ होते हैं उसके, इसलिए राइट टाइम पे पेपर फिनिश करना भी एक बड़ा टास्क हो जाएगा इस बार। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनने वाले, सो दैट वो टाइम को कंपनसेट करेगा, टाइम को मैनेज करेगा, जिससे राइट टाइम पे आपका पेपर जो है वो फिनिश हो जाए। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और पर चैप्टर अगर आप 300 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। जितना भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो रखा है, ऑन पेपर प्लानिंग बना दो, और बनाने के बाद में एक दिन उसकी थ्योरी पढ़ो, और क्विक थ्योरी पढ़ो। ऐसा नहीं कि लेके बैठ के, क्योंकि एक बार आपने अगर उसका पेपर दे दिया है तो उसकी थ्योरी क्लियर है, आपको पता है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन सा वीक पोर्शन था, उसको बस फिनिश करो, और दूसरे दिन उस पर 300 के आसपास में क्वेश्चंस फिनिश कर दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको फिनिश करो। 300 क्वेश्चंस के थ्रू वैरायटीज कवर हो जाती हैं। 300 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। 300 से जितनी भी वैरायटी उस चैप्टर की है वो कवर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। अब कैसे डेली बेसिस पे हमें पढ़ना चाहिए? तो आप जो भी कोर्स ले रखा है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास में डेली बेसिस पे ये भी टास्क आ रहा होगा कि संडे कमिंग संडे कोई पेपर है, उस पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है और साथ साथ में हमें रिवीजन भी करना है। तो अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तभी जाके आप डेली बेसिस पर प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। पहला, आपको कमिंग टेस्ट की टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। जो आने वाला पेपर है वो पेपर कितने टाइम के अंदर, मतलब उस पेपर का जो सिलेबस है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकता है, ये ऑन पेपर आपको लिखना पड़ेगा। कि संडे मंडे से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो संडे के पेपर की प्लानिंग देख दो। अब एक ऑन पेपर आप लिखो कि हाँ मंडे ये टॉपिक फिनिश करेंगे, ट्यूसडे ये करेंगे, वेडनेसडे ये करेंगे। तो अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 घंटे आपको आने वाले पेपर्स को देना चाहिए और डेली बेसिस पे जो रिवाइज करना चाहिए उसको आप 5 घंटे दो। ऑन पेपर आपके पास में 8 घंटे है भाई, मिनिमम, मैक्सिमम मैंने बोल दिया है ना 8 घंटे। आप शायद 9 घंटे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर रखा है। कोई स्टूडेंट लंच या डिनर को 20 मिनट्स में भी करता है, कोई स्टूडेंट लंच और डिनर को 45 मिनट्स में भी करता है, 1 घंटे में भी करता है। तो आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रखा है उसके हिसाब से आप देखिए। लेकिन हाँ, आप अगर दिन का 8 घंटा नहीं दे रहे हो इस टाइम पर, इसका मतलब प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में नहीं हो। तो डेली बेसिस पे 3 घंटे आने वाले पेपर को दो, 5 घंटे डेली बेसिस पे रिवीजन को दो। और जैसा मैंने बताया कि एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर फिनिश करना है, तो आप उसको यहां पे रखिए और दूसरे दिन 5 घंटे के अंदर 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ऐसा आपको कम से कम मार्च एंड तक करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों की ग्रोथ नहीं होने का एक ही रीजन है, और जिनकी भी ग्रोथ हो रही है वो स्टूडेंट ने जरूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क किया होगा। अपने जो भी वीक टॉपिक है उन सभी वीक टॉपिक को कन्वर्ट कर दो स्ट्रॉन्ग टॉपिक के अंदर, तब जाके ग्रोथ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझते नहीं है, मेहनत वाला काम है। और कोई स्टूडेंट ये वर्क करना नहीं चाहता है, इससे भागने की कोशिश करता है, और जिन्होंने वर्क किया है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा आउटकम मिला है। अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग में जब तक नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपके 400 के आसपास में मार्क्स आ रहे हैं तो वो 400 मार्क्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक की वजह से आ रहे हैं। जैसे ही पेपर के अंदर आपके जो वीक टॉपिक है वो सामने आते हैं, वो क्वेश्चंस गलत हो जाता है, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर उस वीक टॉपिक पे वर्क करके, अगर उन सभी कॉन्फिडेंस, वो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को अगर स्ट्रॉन्ग करके अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होने वाली है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि कैसे भी करके आपको वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, आप डेली बेसिस पे जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हो उस पे वीक टॉपिक पे ज्यादा टाइम दो। एक दिन के अंदर एक चैप्टर को फिनिश करना एक टास्क है, टाइम अपने पास में कम है, कैसे भी करके हमें 2 दिन के अंदर उस चैप्टर को फिनिश करना है विथ प्रैक्टिस। लेकिन एक दिन के अंदर हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन के अंदर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ना एक बड़ा टास्क है, इस बात को समझिए। और वो तभी होगा जब आप उस एक दिन के अंदर वीक टॉपिक जो है उस चैप्टर के, उस पे वर्क करोगे। अदरवाइज होगा क्या, अगेन आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो लेकिन फिर से स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट पे आप वर्क कर रहे हो और उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, वीक वाले पार्ट पे आप अगर वर्क ही नहीं कर रहे हो। और कोई भी स्टूडेंट वीक वाले टॉपिक पे वर्क करना नहीं चाहता, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीक टॉपिक की लिस्ट बनाओ, पर चैप्टर कौन कौन से वीक टॉपिक है उसको निकालो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, तब जाके आपकी ग्रोथ होगी, तब जाके कम से कम 150 प्लस मार्क्स की ग्रोथ होगी। 500 वाला स्टूडेंट 650 तक पहुंचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम 150 मार्क्स की ग्रोथ ला सकते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या मेथड्स है, क्या पॉइंट्स है, बहुत कॉमन पॉइंट्स है, ये सब बातें आप लोगों को पता है। बस मैं एक मीडियम हूं जिसके थ्रू आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ये पॉइंट्स है। जितने भी कंसेप्ट है आपके, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अगर कोई टॉपिक, मैक्सिमम बायो के अंदर डायग्राम बेस्ड आपको क्या करना चाहिए,
डायग्राम वाले जो भी टॉपिक है उसको एक पेज पे डायग्राम वाइज मार्किंग करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई टॉपिक है उसकी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो टाइम जाएगा, इस बात को समझिए। तो आप उस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को ऐसे डायग्राम वाइज कन्वर्ट कर दो, या फिर फ्लो चार्ट अगर बन सकता है तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। पर्टिकुलर ये फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे सब टॉपिक ले लिया, उस सब टॉपिक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको फ्लो चार्ट से कनेक्ट कर दो। अगर कनेक्ट हो पा रहा नहीं हो रहा है इंडिविजुअली उसको रख दो, लेकिन एक जगह पे लिखो जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। और वो अगर राइट टाइम में, अगर अब अपने 150 डेज के अंदर जो 150 डेज का जो चैलेंज हमने लिया, 150 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का जो टारगेट हमने बनाया है, अगर उस दौरान अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो अप्रैल मंथ के अंदर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे आपके पास में वो मटेरियल होना चाहिए जिससे 1 या 2 दिन के अंदर हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दे। और वो तभी होगा जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, आप लोगों ने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो एक राइट टाइम है आपके पास में कि हम डेली बेसिस पे कैसे भी करके उस शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाओ। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो। आपके जो टीचर बोले कि ये वर्क करना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, उनके पास में उतना एक्सपीरियंस है इसलिए वो बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की होगी, मेंटरशिप की होगी, उसके बाद में वो पॉइंट्स मिले होंगे उनके, उस पॉइंट्स पे उन्होंने वर्क किया होगा, तब जाके आपको वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर बोल दिया जाए कि ये चैप्टर इस पर्टिकुलर जगह से नहीं करना है तो मत करिए, उनको पता है कि इस जगह से करने पे टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर क्या केमिस्ट्री के लिए इस बुक रेफरेंस बुक को सॉल्व करें, क्या हमें जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस नीट के लिए कर रहे हो, हाँ क्वेश्चंस करते टाइम आपको फीलिंग आएगी कि अरे मैं टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो आप राइट डायरेक्शन के अंदर राइट मटेरियल को वर्क करिए और उसके लिए आपके टीचर आपकी हेल्प करेंगे। बस एक ही बात है, ट्रस्ट रखिए। और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है और इस पे वर्क करने पर ग्रोथ होती है। आपने अगर एक बार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया या किसी पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया तो फिर से उसको रिकॉल करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज बनाओ अपने दिमाग के अंदर, इमेज बनाओ। सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, अच्छा हाँ ये कंसेप्ट मैंने पूरा देख लिया, अपनी आईज बंद करो, उस कंसेप्ट को कहां से स्टार्ट किया था, कहां पे खत्म किया है, उसको एक बार रिकॉल करो। वो इमेज के फॉर्म में दिमाग में फिट होगा और वही एग्जाम के अंदर फनल फॉर्म में आपके सामने आएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर फनल बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपके दिमाग में तुरंत आता है अरे ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, फिर उसके बाद में तुरंत उसका सब टॉपिक याद आता है, ये क्वेश्चन इस सब टॉपिक का है, तो उसी के फॉर्मूले आपके दिमाग में रहते हैं। इनिशियली जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अच्छा ये इस चैप्टर का, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहती है। जैसे ही माइंड ये सोच लेता है कि अच्छा ये इस सब टॉपिक का है, तो तुरंत आपके दिमाग में वो सब टॉपिक के फॉर्मूले आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में उसके अंदर कोई केस है तो उस केस के बारे में सोच लिया, तो उस केस के बारे में आपके फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनाने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर इमेज बनानी पड़ेगी। ये माइंड बहुत खाली है, इसके अंदर जितना भरोगे उतना स्पेस है। बस आपको जरूरत है हार्ड वर्क करने की, और ये सब मेहनत वाले काम होते हैं, ये कोई करना नहीं चाहता, और जिसने ये काम किया उसको सक्सेस मिली है। तो इमेज बनाना शुरू करो। किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, डियर स्टूडेंट्स मैं तो ऐसे करता था, मैंने अगर सपोज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फिर से मैं एक बार देखता था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। फिर सेकंड टाइम मत सॉल्व करो, देखो बस कि हाँ ऐसे किया था, ऐसे हो जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला लगाया था, ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। एक बार आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया, सेकंड टाइम सिर्फ और देख लो, सो दैट वो इमेज के फॉर्म में आपके दिमाग में याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट की एनालिसिस। अगर आप पेपर्स दे रहे हो और उस पेपर की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पेपर इसलिए दिया सो दैट आप चेक कर पाओ कि हाँ जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है वो कंटेंट हमारा स्ट्रांग है या नहीं है, क्या उस कंटेंट के अंदर कोई वीक पार्ट है। अगर वीक पार्ट है तो उसको निकालो, निकाल के उसी दिन उसकी प्रिपरेशन करके नेक्स्ट कभी ना कभी उस पर्टिकुलर सिलेबस का पेपर होगा उस टाइम पर फिर से चेक करो, या डीपीपी के थ्रू उस टॉपिक को फिर से फिनिश करो और चेक करो।
टेस्ट एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अपनी प्रिपरेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जितनी भी बातें बोली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस करिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा क्या मिस्टेक हुई, मैंने सिली मिस्टेक क्यों की, है ना, या फिर बबलिंग मिस्टेक अगर हुई है तो लिखो क्वेश्चन नंबर 57 मेरा गलत ड्यू टू बबलिंग मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 58 इज रॉन्ग ड्यू टू प्लस माइनस मिस्टेक, फॉर्मूला याद नहीं था, ये नहीं था, पूरा लिखो सो दैट माइंड को एक सिग्नल मिले कि हाँ गलती तो मैंने की है, उसको नेक्स्ट पेपर के अंदर कैसे भी करके सॉल्व करना है, ये सिग्नल देना पड़ता है। सिली मिस्टेक से अवॉइड करो भाई, सिली कुछ भी नहीं है, मिस्टेक मिस्टेक है। अगर आप नीट का पेपर देके आ रहे हो, 5 मई को नीट का पेपर दोगे, और अगर सपोज आपका पेपर अच्छा गया और सिलेक्शन हो गया, तो ये चीज दिमाग में नहीं आती है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुरंत आप एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे, अरे यार मैंने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, ये होता तो बढ़िया हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये हो जाता। बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो कोई पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आएगा, थॉट आते ही नहीं है, माइंड सोचता ही नहीं है। सिली मिस्टेक से बचो, मैक्सिमम लोगों की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, और इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। एग्जाम हॉल के अंदर अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, अंडर प्रेशर वर्क करते हैं हम, और उस प्रेशर को मेंटेन करके हमें क्वेश्चंस को सही करना, यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज मिला है आप लोगों को। इस चैलेंज को समझिए और ऑन पेपर प्रैक्टिस जितनी कर सकते उतने करिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब भी आप प्रैक्टिस करो उस टाइम पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो दैट आप पेपर के अंदर भी वहां तक पूरा सॉल्व करके मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। कुछ कॉमन पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रहे थे, आप तक पहुंचाने चाहिए थे, जिससे आप लोगों की कम से कम 150-200 मार्क्स की ग्रोथ हो। और आई थिंक अगर आप अभी से एक्टिव हो जाते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर मंथ से वर्क करना स्टार्ट किया और वो अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। जब आप डिसीजन लेना शुरू कर दोगे उस दिन से वर्क करना स्टार्ट होगा। पहले आप मेंटली प्रिपेयर तो हो जाओ कि हमें करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो फिर अपने कदम को आगे बढ़ाओ। और जिसने जो सोचा है उसको वो मिला है, ये बात कंफर्म है, जिसने जैसा सोचा है उसको वैसा मिला है। प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, उसमें रेजिस्टेंस मिलते हैं, हमें उसको क्रॉस करना पड़ता है, बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। तो सीधा साधा अपना रास्ता नहीं है, मंजिल टेढ़ी है, हमें मेहनत करके वहां जाना पड़ेगा। कभी खुशियां आएगी, कभी दुख आएगा, कभी ये होगा, कभी मेंटली डिस्टर्ब होगे, कभी कुछ होगा। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको वो गोल मिल गया, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए थी वो कॉलेज अगर मिल गई, इससे बढ़िया हैप्पीनेस वाली फीलिंग कहां से आएगी भाई। यही तो आपका एनर्जी का सोर्स है। आप क्यों पढ़ रहे हो? सो दैट आपको पता है कि हम एक अच्छी कॉलेज में जाएंगे, हम बहुत हार्डवर्क करके अगर वहां तक पहुंचते हैं और उससे अगर सोसाइटी को, अपने फैमिली को अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, उसी के बारे में आप बार बार सोचिए जब भी आप डिमोटिवेट होते हो। और मोटिवेशन नाम की कोई चीज वैसे होती नहीं है, बस अपने इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनल में कन्वर्ट कर दो। जिस दिन आपने एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया उस दिन आपके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको सब पता रहेगा कि सर हमें पता है कैसे वर्क करना है, क्या करना है, बस आज थोड़ा सा दिन सही नहीं चल रहा, कल फिर से हम ट्रैक पे आ जाएंगे। ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करोगे अगर आपने डिसीजन ले लिया है पढ़ने का, और अगर आप 5 महीने अगर वर्क करते हो धुआंधार तरीके से, सब भूल जाओ सराउंडिंग में क्या चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, आइसोलेट होके पढ़ो, अपने टीचर के कांटेक्ट में रहो, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनो, वो बोलेंगे, वो आपके राइट डायरेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए बोलते हैं। तो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो, उनसे सजेशन लो, टीचर से डिस्कस करते रहो, उनसे कुछ वैल्यू टाइम लेके बैठो उनके साथ में, और अपने प्रॉब्लम को उनके सामने रखो, उनसे सॉल्यूशन लो, उस सॉल्यूशन पे वर्क करो और आगे बढ़ो, और इसी तरह से आपकी प्रोग्रेस होगी। हम तो यही चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करोगे, बहुत बढ़िया करोगे, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो वर्क नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।